गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के यार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के रिवीजन के बारे में। ये चैप्टर हम लोगों को क्लास में हो चुका है, काफी अच्छा चैप्टर है। लगभग आप मान के चलिए इसका हमारे ईसीआईपीएल के एग्जाम में 10 से लेकर के 15 मतलब 2 क्वेश्चन, और कभी कभी अच्छी किस्मत रही तो 3 क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान लॉजिकल चैप्टर्स है। फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर हमें पास कंटेंट अवेलेबल है। तो चलिए लेकर के चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पर। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। चैप्टर का नाम है रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016, यार अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो पूरा नाम है रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। देखो यार, हुआ क्या करता था कि 2016 के पहले इंडिया का पास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रियल स्टेट को रेगुलेट करने वाला कोई एक्ट अवेलेबल नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास रियल स्टेट को रिलेटेड कोई कंप्लेन होती थी तो हम कहीं पर कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते थे। कंप्लेन तो फाइल कर सकते थे पर कोई स्पेसिफिक एक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं था। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया की वेल्थ का नियरली 70% हमारा जो हाउस होल्ड का पैसा है वो कहां पर जाता है, रियल स्टेट में। तो हमारी इकोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ऐसे में हमारे पास में उसके लिए कोई एक्ट नहीं, अच्छी बात नहीं। तो इसलिए 2016 में रियल स्टेट को रेगुलेट और डेवलप करने के लिए एक एक्ट लाए गए जिसका नाम रखा गया रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। और ये एक्ट कब आया था सर? ये एक्ट आया था 1 मई 2016 के दिन, ऑन 1 मई 2016। द रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 वाज इनेक्टेड टू रेगुलेट द अनऑर्गेनाइज्ड, जो अनऑर्गेनाइज्ड रियल सेक्टर हमारे वहां करता था उसको रेगुलराइज करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोग ये वाला कानून जो है वो लेकर के आए हैं। सीधे स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 3 से। ध्यान रखिएगा, जो सेक्शन नंबर 20-21 तक की बातें हैं इसके अंदर वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो शुरुआत के पार्ट में आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 3 बात करता है प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल स्टेट प्रोजेक्ट विद द रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सेक्शन नंबर 3 ये बात करता है कि किसी भी प्रमोटर को अपने किसी भी प्लॉट एडवर्टीजमेंट की सेलिंग बुकिंग तब तक स्टार्ट नहीं करनी है जब तक वो पहले रियल स्टेट प्रोजेक्ट को किसके पास में रजिस्टर ना करवा ले, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। सेक्शन नंबर 3 ये बोलता है कि कोई भी प्रमोटर एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, बुकिंग या सेलिंग किसी भी प्लॉट या अपार्टमेंट की तब तक नहीं कर सकता जब तक वो उसे क्या ना करवा ले, रजिस्टर ना करवा ले। तो पहले रियल स्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाओ, उसके बाद ही आप उसकी कोई भी एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, बुकिंग या सेलिंग चालू कर सकते हैं। सर क्या रजिस्टर करवाना है? रजिस्टर करवाना है रियल स्टेट प्रोजेक्ट को। तो रियल स्टेट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? रियल स्टेट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी बिल्डिंग या अपार्टमेंट को डेवलप करना, कोई भी बिल्डिंग को अपार्टमेंट में कन्वर्ट करना, कोई भी लैंड को प्लॉट या अपार्टमेंट में डेवलप करना, या किसी भी कॉमन एरिया को डेवलप करना, इन सब चीजों को क्या माना जाता है? रियल स्टेट प्रोजेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? रियल स्टेट प्रोजेक्ट। तो कोई भी रियल स्टेट प्रोजेक्ट अगर है तो उससे तब तक एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, बुकिंग, सेलिंग नहीं करनी है जब तक आप उसे पहले रजिस्टर ना करवा ले। और सर ये रजिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रजिस्टर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? प्रमोटर की। तो सर प्रमोटर का मतलब क्या होता है? प्रमोटर का मतलब होता है वो कोई भी पर्सन जो कोई बिल्डिंग या अपार्टमेंट को कंस्ट्रक्ट करता है, वो कोई भी पर्सन जो लैंड को किसी प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप करता है, कोई भी डेवलपमेंट की अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक बॉडी जो अपार्टमेंट को सेल करती हो, या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी, इन सभी चीजों को क्या माना गया है? प्रमोटर माना गया है। तो प्रमोटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो रियल स्टेट प्रोजेक्ट को रेरा के पास में रजिस्टर करवाए। जब तक रजिस्टर नहीं करवा गया तब तक उसकी कोई मार्केटिंग, बुकिंग, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं। ठीक है सर। तो यही बात वापस से यहां पर भी लिखी है, नो प्रोजेक्ट कैन बी एडवर्टाइज्ड, बुक्ड और सोल्ड विदाउट द रजिस्ट्रेशन। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते तब तक आप कोई भी प्लॉट की एडवर्टीजमेंट, बुकिंग, मार्केटिंग, सेलिंग कुछ भी चालू नहीं कर सकते। ठीक सर, ये एक्ट तो आया है 1 मई 2016 के दिन, बराबर। अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट चालू हो गया था सर 2014 में, पर आपको तो पता ही है कि ये जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट होते हैं लंबे समय तक चलते हैं। तो चालू हो गया था 2015 में और सर ये खत्म होगा 2018 में, और बीच में क्या आ गया? एक्ट। तो क्या रजिस्टर करवाना जरूरी है? यस, इट इज कंपलसरी कि अगर आपका प्रोजेक्ट कोई ऑन गोइंग है और बीच में ही रियल एस्टेट एक्ट आ गया है, तो जिस दिन रियल एस्टेट एक्ट कमेंस हुआ, मतलब 1 मई 2016 के दिन, उससे अगले 3 महीनों के अंदर अंदर, कितने महीने के अंदर? अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपको प्रोजेक्ट जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इफ द प्रोजेक्ट इज ऑन गोइंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, द प्रमोटर मस्ट रजिस्टर द प्रोजेक्ट विद इन 3 मंथ। प्रमोटर को जो है वो प्रोजेक्ट 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा।
ठीक सर, अगर प्रोजेक्ट स्टेजेस में डेवलप हो रहा है, अलग अलग फेजेस में डेवलप हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन एक बार करवाना है या बार बार? अगर प्रोजेक्ट अलग अलग फेजेस में डेवलप हो रहा है तो हर फेज को सेपरेट प्रोजेक्ट माना गया है और हर फेज का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इफ द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड इनटू फेजेस, ईच फेज शैल बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और प्रमोटर को सारे फेजेस का रजिस्ट्रेशन सेपरेट तरीके से करवाना पड़ेगा। ठीक, तो सेक्शन नंबर 3 की अभी तक कितनी बातें करी हमने सर? सेक्शन नंबर 3 ये बोलता है कि कोई भी प्रमोटर अपने किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तब तक मार्केटिंग, बुकिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग नहीं कर सकता जब तक वो उसे पहले रेरा के पास में रजिस्टर न करवा ले। हालांकि सेक्शन नंबर 3 के कुछ क्या है? एक्सेप्शन। सेक्शन नंबर 3 हमें कुछ एक्सेप्शन या एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है कि कब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं करवाना है अगर वो कौन सा प्रोजेक्ट है? स्मॉल प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है? स्मॉल। सर स्मॉल प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? तो स्मॉल प्रोजेक्ट का उन्होंने ये मतलब बोला है कि जिस लैंड एरिया को आप डेवलप कर रहे हैं, इफ द एरिया ऑफ लैंड प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड वो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं। इफ द लैंड एरिया डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर, तो ऐसे केस में प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं। या फिर जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं, क्या है? नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स वो 8 से ज्यादा नहीं। और ध्यान रखना है सारे फेजेस को काउंट करने के बाद। वापस से, क्या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है? आंसर इज यस। पर अगर आपके लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं और नंबर ऑफ अपार्टमेंट 8 से ज्यादा सारे फेजेस में नहीं, तो ऐसे केसेस में आपको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान रखिएगा बीच में क्या दिया हुआ है, और मतलब लैंड एरिया अगर 500 स्क्वायर मीटर से कम है तो प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं, या नंबर ऑफ अपार्टमेंट 8 से कम है तो रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं। बीच में एंड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ यहां पर क्या दिया हुआ है, और। तो अगर आपका स्मॉल प्रोजेक्ट हुआ तो रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं। दूसरा, वेयर प्रमोटर हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अरे भाई ये एक्ट कब आया? ये एक्ट आया 1 मई 2016 के दिन। पर सर मैंने जो प्रोजेक्ट चालू किया था वो प्रोजेक्ट 2010 में चालू हुआ और 2015 में खत्म हो गया। तो सर 2015 में जब एक्ट खत्म हुआ उस समय तो मतलब 2015 में जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ उस समय तक तो ये एक्ट आया ही नहीं था, तो क्या मुझे अभी वापस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? आंसर इज नो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट इस एक्ट के कमेंस होने से पहले ही कंप्लीट हो चुका है तो उसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं। Where a promoter has already received completion certificate for a project prior to commencement, ये कमेंस होता उसके पहले ही आपको क्या मिल चुका है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। या तीसरा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ क्या है? रेनोवेशन, रिपेयर या फिर रीडेवलपमेंट। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ रेनोवेशन कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं या रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई नई मार्केटिंग नहीं है, जिसके अंदर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है और कोई नया अलॉटमेंट आप नहीं करने वाले, तो ऐसे केस में आपको अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं। तो सेक्शन नंबर 3 बात करता है कि प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। जब तक नहीं करवाओगे तब तक कोई एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, बुकिंग, सेलिंग अलाउड नहीं। हालांकि अगर आपका प्रोजेक्ट स्मॉल प्रोजेक्ट है या आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले से मिल चुका है या फिर आपके इसमें सिर्फ रेनोवेशन, रिपेयर या रीडेवलपमेंट है जिसमें कोई भी नई मार्केटिंग, बुकिंग या फिर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं। ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज सेक्शन नंबर 4। क्योंकि तुम लोगों ने बोल रखा है कि सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, तो सेक्शन नंबर 4 बताता है कि एप्लीकेशन किस तरीके से फाइल होगी। सेक्शन नंबर 4 बताता है एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है उसको रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है। तो सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि एप्लीकेंट को एक एप्लीकेशन फाइल करना है, किसके पास में? रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में, और वो एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होगी, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ होगी और प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट के साथ होगी। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या? जितने डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट बोले, जितनी फीस गवर्नमेंट बोले और जौन सा फॉर्म गवर्नमेंट भरने का बोले वो भर देना। ये तीनों हमारे कोर्स का पार्ट नहीं। सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे? प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो भी अपन 2 मिनट बाद पढ़ेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेक्शन नंबर 4 के अंदर अपने को लगाने पड़ते हैं। ये एप्लीकेशन जब आप फाइल करेंगे प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर, तो आपकी एप्लीकेशन को 30 दिनों में या तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी तो उसके बाद या तो आपके पास में आईडी पासवर्ड आएगा या फिर आपके पास में रीजंस आएंगे। अपन उसके बारे में और बात करेंगे सेक्शन नंबर 5 के अंदर। तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी इधर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड विद इन 30 डेज। जो एप्लीकेशन आपने फाइल की है उसे 30 डेज के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, या तो उसे अप्रूव करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। अगर आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब 2 चीजें हो
सकती है, या तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो सकता है या रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है तो प्रमोटर को ऐसे केस में मिलता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक मिलता है लॉगिन आईडी और एक मिलता है पासवर्ड। सर लॉगिन आईडी और पासवर्ड किस चीज का? ये क्रेडेंशियल्स होते हैं आपके रेरा की वेबसाइट का। आगे चल के हम सेक्शन नंबर 11 में थोड़ी सी बात और इसके बारे में करेंगे। अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 4 में आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है और वो एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट के साथ फाइल करनी पड़ती है। तो क्यों ना हम लोग पढ़ लें कि प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। सबसे पहला डिटेल्स ऑफ द एंटरप्राइज। ऑफ कोर्स ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि भाई कौन सी एंटिटी है जो रेरा का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है। तो एंटिटी का नाम, एंटिटी का एड्रेस, एंटिटी के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, फोटो प्रमोटर का, ये सारी छोटी मोटी बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आप डालते हैं कि पिछले 5 सालों में आपने कितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए और उन पिछले 5 सालों के प्रोजेक्ट का स्टेटस, अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है। तीसरा, सैंक्शन प्लान, लेआउट या स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाह रहे हैं वो प्रोजेक्ट कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसके अंदर कितने 2 BHK होंगे, कितने 3 BHK होंगे, जो मॉल बना रहे हैं उस मॉल के अंदर कितनी दुकानें होगी, फलाना ढिमकाना, ये सारी लेआउट से रिलेटेड डिटेल, प्लान से रिलेटेड डिटेल भी आपको रेरा को सबमिट करनी पड़ती है। इसके अलावा आप अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर फायर फाइटिंग से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, इमरजेंसी से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं, ये सारी डिटेल भी आपको फीड करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको बताना पड़ता है आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल। अरे मेरी दुकान, मेरा प्रोजेक्ट शर्मा जी के घर के पास में है, ये अपन आसपास में बोल सकते हैं, आपस की बातचीत में बोल सकते हैं, पर जब गवर्नमेंट के कागज पर एड्रेस लिखोगे तो वहां तो सटीक एड्रेस डालना पड़ेगा ना, लोकेशन डालना पड़ेगा ना। तो वहां पर क्लियर डिमार्केशन, क्लियर बाउंड्री अलॉन्ग विद द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की जो डिटेल्स है वो आपको फीड करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको फॉर्मेट बताना है कि जब आप अलॉटमेंट लेटर इश्यू करेंगे या जब आप कोई सेल एग्रीमेंट बनाएंगे तो सेल एग्रीमेंट किस तरह का होगा, सेल एग्रीमेंट का फॉर्मेट क्या होगा, अलॉटमेंट लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट भी आपको देना पड़ेगा। किसको? रेरा अथॉरिटी को। कब? जब आप सेक्शन नंबर 4 में एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ये पॉइंट मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं। क्या बोल रहे हैं कि जब आपके प्लॉट की बुकिंग स्टार्ट होगी तो कोई आपको 10,000 रुपए मान लीजिए किसी ने एडवांस दिया, तो वो 10,000 रुपए लेने के बाद में आप उसे कागज लिख करके दोगे ना। वो कागज का फॉर्मेट किस तरह का होगा कि मिस्टर रामू ने मुझे 10,000 रुपए दिए प्लॉट नंबर 501 के लिए। तो वो जो कागज जिस फॉर्मेट में बनेगा, बुकिंग लेटर का जो फॉर्मेट होगा, अलॉटमेंट लेटर का जो फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट भी आपको पहले से ही सेक्शन नंबर 4 में अथॉरिटी से अप्रूव करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कारपेट एरिया कितना है टोटल, कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से ही बतानी पड़ेगी। इसके अलावा आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर एजेंट कौन होगा, वो एजेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 एजेंट काम करेंगे, उन 4 एजेंट का नाम ये है और उन 4 एजेंट का एड्रेस ये वाला है। इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है और इंजीनियर कौन है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। नाम और एड्रेस बताना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर का, आर्किटेक्ट का और इंजीनियर का। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। 10th थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देखिए। 10th नंबर ये बात करता है कि आपको जब सेक्शन नंबर 4 में एप्लीकेशन आप फाइल करोगे तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? कुछ डिक्लेरेशन। और पहला डिक्लेरेशन आप ये देते हैं कि जिस जगह पर मैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना रहा हूं, जिस लैंड पर मैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना रहा हूं, वो लैंड मुझे ही बिलोंग करती है। लीगल टाइटल ऑफ द लैंड और ओनरशिप आप उस फॉर्म के थ्रू शो करते हैं, उस डिक्लेरेशन के थ्रू बताते हैं। स्टेटमेंट देते हैं आप कि लैंड जो है वो फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस है, मतलब ये जो लैंड है, इस लैंड के ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएटेड नहीं है, ऐसा डिक्लेरेशन आप देते हैं ताकि बाद में अगर हमें पता चला कि जिस लैंड पर आपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाया है वो लैंड तो चार्ज क्रिएटेड था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी कि वो चार्ज फ्री करना आपको पड़ेगा। इसके अलावा आप डिक्लेरेशन देते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आप कितने समय में कंप्लीट करेंगे, मींस द टाइमलाइन फॉर द प्रोजेक्ट, कि भाई ये जो प्रोजेक्ट हमने 2026 में चालू किया है ये 2032 तक कंप्लीट होगा और हर साल कितना कितना होगा, इसकी एक टाइमलाइन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और लास्ट में एक और डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि सर जितना भी पैसा हम एडवांस के फॉर्म में लेंगे, किससे? अलॉटी से। अलॉटी मतलब कौन? जो हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में घर खरीदेगा, लैंड खरीदेगा, अपार्टमेंट खरीदेगा, उनसे हम जो भी पैसा कलेक्ट करेंगे उसका 70% ऑफ द पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करेंगे और उस पैसे को सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बनाने में ही खर्चा करेंगे। इसके अलावा उस पैसे को कोई दूसरा खर्चा नहीं किया जाएगा। आप एक डिक्लेरेशन देते हैं, एक कंफर्मेशन देते
कहते हैं कि जो 70% ऑफ द पैसा आप कलेक्ट करेंगे किससे, अलॉटी से, उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा और उससे सिर्फ लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही रिकवर की जाएगी, उसके अलावा उसका कोई दूसरा यूज नहीं किया जाएगा। ये जो 70% पैसा आप जमा करते हैं, ये 70% पैसा बैंक से आपको निकालना तभी अलाउ होता है जब आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इंजीनियर से सर्टिफाई करवाते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया कितना, 20%, तो पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर से सर्टिफिकेट पर लिखवाओ कि हाँ 20% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, और जब कंप्लीट का वो लिख देंगे तो ही आप 20% पैसा कहां से निकालेंगे, बैंक से विड्रॉ करेंगे। द प्रमोटर कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द सेपरेट बैंक अकाउंट ओनली इन प्रपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। जितना जितना प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा उतना उतना पैसा आप बैंक से विड्रॉ करते जाएंगे, और वो भी कब, जब कोई इंजीनियर या कोई आर्किटेक्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा उसके बाद। ध्यान रखना। साथ ही साथ प्रमोटर को यह भी बोला गया है कि आपको हर साल अपने रियल स्टेट प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा, और ऑडिट ऑफ कोर्स कौन करेगा, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। द प्रमोटर मस्ट गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा, और ऑडिट कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट क्यों कर रहा है, ताकि वो ये चेक कर पाए कि जो भी पैसा आपने रियल स्टेट प्रोजेक्ट के अंदर लिया है वो रियल स्टेट प्रोजेक्ट में ही खर्चा किया है, और जितना पैसा वो सेपरेट बैंक अकाउंट से आपने विड्रॉ किया है वो मैच कर रहा है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से। अगर अभी तक आप 70% पैसा विड्रॉ कर चुके हैं तो क्या 70% काम कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये कौन बताएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कैसे बताएगा, ऑडिट करने के बाद। बताओ क्या यहां तक की बात क्लियर है। एक बार फिर से याद दिलाता हूं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, जिसका सेक्शन नंबर 3 बोलता है कि कोई भी रियल स्टेट प्रोजेक्ट को आप तब तक मार्केट बुकिंग सेल नहीं कर सकते जब तक आप उसका प्रायर रजिस्ट्रेशन ना करवा ले। ठीक है, तो हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार थे, तो हमें किसने बताया कि रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल होगी सेक्शन नंबर 4 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर उन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में फाइल होगी, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ फाइल होगी, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ होगी, और प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ होगी। ये सारे प्रिस्क्राइब्ड में से सिर्फ एक ही प्रिस्क्राइब्ड हमारे कोर्स का पार्ट है, और वो क्या है, प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। और प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट के अंदर 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 बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े, और लास्ट में पढ़े कुछ डिक्लेरेशन, और उन्हीं डिक्लेरेशन में से एक डिक्लेरेशन था कि जितना भी पैसा हम अलॉटी से कलेक्ट करेंगे वो 70% पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, और उस बैंक अकाउंट में से पैसा तभी विड्रॉ किया जाएगा जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा। 10% कंप्लीट हुआ तो 10% पैसा निकाल लो, 20% कंप्लीट हुआ तो 20% पैसा निकाल लो, ऐसे करके उसमें से विड्रॉल किया जा सकता है। और ये सब विड्रॉल तब अलाउड है जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवाते हैं, एंड एडिशनली आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने तक के बाद अंदर अंदर आपको जो है वो ऑडिट भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करवाना पड़ेगा। आई होप सेक्शन नंबर 4 आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 5 की तरफ। बहुत आसान, जीवन आसान काफी यहां से हो जाएगा। सेक्शन नंबर 3 में एप्लीकेशन फाइल करने का बोला, तो सेक्शन नंबर 4 में आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी। जब आपने एप्लीकेशन रेरा के पास में फाइल किए तो रेरा अब सेक्शन नंबर 5 में आपके साथ क्या करेगा, सेक्शन नंबर 5 में आपको वो क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा अपॉन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन नंबर 4। जब सेक्शन नंबर 4 में आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो अथॉरिटी विद इन 30 डेज, अथॉरिटी 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देगा। या तो रजिस्ट्रेशन दे देगा या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। दो काम कर सकता है, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो अथॉरिटी क्या करेगा, या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या फिर एप्लीकेशन को रिजेक्ट। अगर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के साथ साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको एक लॉगिन आईडी और आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा। आईडी पासवर्ड किस चीज का है सर, आईडी पासवर्ड है रेरा की वेबसाइट का, ताकि आप रेरा की वेबसाइट पर जाएं, इन लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें और वहां पर अपने रियल स्टेट प्रोजेक्ट का एक पेज बना लें, ताकि पब्लिक आकर के रियल स्टेट प्रोजेक्ट की डिटेल उस पेज से वेरीफाई कर सके। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये एक्ट लाया ही क्यों गया था, ये एक्ट लाया था ट्रांसपेरेंसी के लिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है, जब चीजें पब्लिक डोमेन पर होती है तब। जैसे आरओसी एमसीए की जो वेबसाइट है वहां पर सभी कंपनी की डिटेल्स है तो उसे हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। वैसे ही ट्रांसपेरेंसी रेरा अथॉरिटी लेकर के आया है
सेक्शन नंबर 5 के थ्रू जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा उसके लिए। तो सेक्शन नंबर 5 पे वापस आते हैं। सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे सेक्शन नंबर 4 में, तो अथॉरिटी या तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या फिर एप्लीकेशन को रिजेक्ट। अगर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको दिया जाएगा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक लॉगिन आईडी और एक लॉगिन पासवर्ड, ताकि आप रेरा की वेबसाइट पर जा सकें। तो ये तो कहानी कब की है, जब रजिस्ट्रेशन वो लोग अप्रूव करेंगे तब। पर हमेशा रजिस्ट्रेशन अप्रूव तो नहीं होगा, कभी कभी रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन भी होगा, रिजेक्शन भी होगा। तो अगर उन्होंने आपकी एप्लीकेशन कभी भी रिजेक्ट करी तो एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के साथ आपको दिए जाएंगे रीजंस कि क्यों हम आपकी एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट। और साथ साथ में आपको दी जाएगी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया जाएगा। रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड द रीजन इन राइटिंग। नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज प्रोवाइडेड। आपकी एप्लीकेशन तब तक रिजेक्ट नहीं की जा सकती जब तक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको प्रोवाइड नहीं कर दी जाती। हमने क्या बोला है कि अथॉरिटी 30 दिनों के अंदर अंदर या तो एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगी या फिर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। अगर 30 दिनों के अंदर अंदर ना तो उन्होंने अप्रूव किया ना ही उन्होंने रिजेक्ट किया, तो 30 दिनों के बाद अगले 7 दिनों के अंदर अंदर डीम्ड अप्रूव मान लिया जाएगा। आपकी एप्लीकेशन जो है वो डीम्ड अप्रूव मान ली जाएगी। जैसे ही 30 दिन खत्म हुए आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई और अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आपको एक आईडी और एक पासवर्ड जो है वो वेबसाइट का मिल जाएगा। मतलब अथॉरिटी को 30 दिनों के अंदर अंदर एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज अथॉरिटी के पास से ये डिसीजन चला जाएगा और एप्लीकेशन जो है वो डीम्ड अप्रूव हो जाएगी। ये हुआ अपना सेक्शन नंबर 5। देन कम सेक्शन नंबर 6, एक्सटेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है कि सेक्शन नंबर 4 में आपने टाइम बताया था, याद करो ये सेक्शन नंबर 4 था और यहां पर अपन ने बताया था टाइमलाइन। 1 मिनट, ये रहा टाइमलाइन फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। आपने बोला था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा कितने सालों के अंदर अंदर, 5 सालों के अंदर अंदर, और आपको हमने रजिस्ट्रेशन दे दिया। पर अब प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या आप अपने रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड करवा सकते हैं? क्या रजिस्ट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर इज नो। इस एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो सर्टेन पीरियड के लिए होता है और रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड नहीं किया जाता है नॉर्मल परिस्थितियों के केस में। हालांकि रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड होगा सिर्फ 2 केसेस में। पहला केस कौन सा है? फोर्स मजेयर का, और दूसरा कौन सा है? रीजनेबल सर्कमस्टेंसेस का। तो 1 मिनट पहले ये पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कि डिले इन हैंडलिंग ओवर द प्रोजेक्ट हैव बीन अ बिग प्रॉब्लम फॉर द बायर, सो रेरा मेक प्रमोटर डिक्लेयर अ स्पेसिफिक कंप्लीशन timeline. The timeline is strictly binding. If promoter fails to complete it on the time, the authority can cancel the registration. देखो भाई, ये एक्ट आने के पहले 2016 में जब एक्ट आया था, उसके पहले ये काफी समस्या आती थी कि लोग पैसा जमा कर देते थे और उन्हें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है वो समय पर नहीं मिलता था, काफी डिले हो जाता था। तो इसीलिए तो नया एक्ट लाए थे। तो अगर अभी भी ढीला पोली चली और अभी भी आपने हमें समय पर रजिस्ट्रेशन, समय पर पोजीशन नहीं दिया, तो फिर इस एक्ट को लाने का क्या मतलब? तो हमने बोला कि अगर आप प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे और प्रोजेक्ट अपने हाथों में ले लेंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड नहीं होता है। हालांकि 2 केसेस में रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। पहला जब क्या हो, फोर्स मजेयर। फोर्स मजेयर का यह मतलब होता है कि कुछ ऐसा हो गया जिसके अंदर तो आपको प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बढ़ानी ही पड़ेगी, जैसे कि कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस आ गया, जैसे नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे वॉर आ गया, जैसे फ्लड आ गई, जैसे सूखा पड़ गया, जैसे आग लग गई। तो अब ऐसे केस में अपन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो भाई अगर फोर्स मजेयर आ गया तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है? रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर क्या आ जाए, कोई रीजनेबल सर्कमस्टांस। सर रीजनेबल सर्कमस्टांस का मतलब क्या? कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें प्रमोटर की कोई गलती थी नहीं, प्रोजेक्ट थोड़े समय के लिए रुका पर प्रमोटर इसमें कुछ कर ही नहीं सकता था, तो ऐसे केस में भी एक्सटेंशन दिया जा सकता है। दोनों ही केसेस में ध्यान रखना, एक्सटेंशन कितने से ज्यादा नहीं मिल सकता, 1 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। ठीक है। हालांकि एक्सटेंशन के लिए आप लोग को क्या करनी पड़ती है, एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी पड़ती है, और जो एप्लीकेशन एक्सटेंशन के लिए आपने फाइल की है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो आपको रीजंस ना प्रोवाइड कर दे कि क्यों हम आपके प्रोजेक्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन शेल बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड सेड एप्लीकेशन शेल नॉट बी रिजेक्टेड अनलेस एप्लीकेंट हैज बीन गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जब तक OOBH अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड नहीं कर दी जाती, जब तक किसी भी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता।
ठीक है, ये बात करिए अपन ने किसके बारे में, सेक्शन नंबर 6 के बारे में। देन कम सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 का नाम है रेवोकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 7 ये बात करता है कि जो रजिस्ट्रेशन हमने आपको सेक्शन नंबर 5 के अंदर दिया था, जो सेक्शन नंबर 5 के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया था, क्या उसे कैंसिल किया जा सकता है? आंसर इज यस। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 5 मे बी रिवोक्ड। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन। पर कब किया जा सकता है? जब अथॉरिटी के पास में कोई कंप्लेन आए, या अथॉरिटी को खुद से ऐसा लगे, या अथॉरिटी को किसी अदर अथॉरिटी ने रिकमेंड किया हो और वो सेटिस्फाइड हो किस चीज से, कि प्रमोटर ने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है। उन्हें कुछ काम करना था इस एक्ट के अकॉर्डिंग, पर उन्होंने वो काम नहीं किया। जैसे 70% पैसा जमा करने की बात करी थी अपन ने अलग बैंक अकाउंट में, पर तुमने जमा नहीं किया, या फिर तुमने इस किसी एक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन किया। तुम्हें अप्रूवल जिस कंडीशन पर मिला था, तुमने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर दिया। जैसे कि तुम्हें परमिशन दी थी 10 फ्लोर बनाने की और तुमने 14 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लिए, या फिर प्रमोटर किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूटीपी में इन्वॉल्व था, तो ऐसे केसेस में भी प्रमोटर को लाइबल माना जा सकता है। जैसे कि उसने कोई पर्टिकुलर सर्विस को क्या किया हो, फॉल्सली रिप्रेजेंट किया हो। जैसे कि उसने बताया हो कि उसका रेरा अप्रूवल हो चुका है, बट एक्चुअली में उसे कोई रेरा अप्रूवल नहीं मिला हो। उसने किसी सर्विसेज का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया हो, उसने कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया हो, तो इन सब चीजों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के केस में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है, या फिर वो किसी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हो। तो ऐसे केस में सेक्शन 7 अथॉरिटी को ये परमिशन देता है कि वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, मतलब रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकता है। हालांकि किसी भी रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने से पहले एक 30 डेज का नोटिस आपको सामने वाली पार्टी को राइटिंग में देना पड़ेगा, और वो कुछ बोले उसके नोटिस के अगेंस्ट में, तो उसके रिप्रेजेंटेशन, उसके रिप्लाई को कंसीडर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन शेल नॉट बी रिवोक्ड अनलेस एप्लीकेंट हैज गिवन 30 डेज नोटिस इन राइटिंग। 30 दिन का नोटिस उसको राइटिंग में प्रोवाइड आपको करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात और ये भी बोली है कि रेवोकेशन करना है, वैसे तो आपके पास में पावर है, अथॉरिटी के पास में पावर है कि जो नॉन कंप्लायंस प्रमोटर ने किया है आप उसका कैंसिलेशन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को। पर कैंसिल करने की बजाय अगर कोई दूसरे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा करके रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखा जा सकता है, तो कोशिश करिए कि आप रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखें। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के अंदर हमारा प्रमोशन का काम भी है। हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट डेवलप भी हो, ना कि सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को बंद कर रहा चला जाए। अगर किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन रिवोक किया जाता है तो उस पर्सन का नाम, उस पर्सन का एड्रेस लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर में ऐड कर दिया जाता है, और फिर से वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाता है कि इस पर्सन ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चालू किया था और ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बाद में हमने कैंसिल कर दिया था, ताकि लोग सतर्क हो जाए कि अरे इनके साथ में प्लॉट बुक नहीं करवाना, इनका तो रजिस्ट्रेशन एक बार कैंसिल हो चुका है। फिर आया सेक्शन नंबर 8, ऑब्लिगेशन ऑफ द अथॉरिटी अपॉन द लैप्स और रेवोकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। देखो ध्यान से सुनो, सेक्शन नंबर 8 किस बारे में बात करता है कि सेक्शन नंबर 5 में हमने जो आपको एप्लीकेशन दिया था, सेक्शन नंबर 6 में हमने उसका आपको क्या किया, या तो एक्सटेंशन दिया, अगर कोई वैलिड रीजन होगा तो हमने एक्सटेंशन दिया होगा, या फिर हमने एक्सटेंशन नहीं दिया होगा, या फिर हमने आपका सेक्शन 7 के अंदर क्या कर दिया होगा, लाइसेंस कैंसिल कर दिया होगा। आपने एक्सटेंशन मांगा और हमने एक्सटेंशन नहीं दिया तो आपका प्रोजेक्ट बीच में था, मतलब इनकम्प्लीट था। आपने एक्सटेंशन मांगा, हमने आपको 1 साल का एक्सटेंशन दिया और 1 साल में भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो भी आपका प्रोजेक्ट कैसा है, इनकम्प्लीट। या फिर आपका सेक्शन 7 में हमने लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो भी आपका प्रोजेक्ट कैसा है, इनकम्प्लीट। इन तीनों ही परिस्थितियों में प्रोजेक्ट कैसा था, इनकम्प्लीट। तो क्या इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट के केस में, तो क्या इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट के केस में अलॉटी सफर करेगा क्या? आंसर इज नो। वो जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है वो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट चला जाता है रेरा अथॉरिटी के पास में। किसके पास चला जाता है? रेरा अथॉरिटी के पास में। और रेरा अथॉरिटी फिर उस बचे हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने का काम करती है। और बचा हुआ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंप्लीट 3 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले ऑप्शन दिया जाता है अलॉटीज को। किसको दिया जाता है? अलॉटी स्कोर। क्या बोलते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम खुद इसे कंप्लीट करना चाहते हो क्या? अगर करना चाहते हो तो बोलो ये लो कंप्लीट कर लो। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर अथॉरिटी किसी दूसरी अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कंप्लीट करवाती है, या फिर दोनों मिलकर के भी इन एनी अदर मैनर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कहां दिया है? ऐसा सेक्शन नंबर 8 के अंदर दिया हुआ है। ध्यान रखना है, अपने को अलॉटी को सफर नहीं होने देना है, इसीलिए उसका बचे हुए प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करके देंगे। दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 8 इज
ऑल अबाउट। देन कम सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 है रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल स्टेट एजेंट। देखो भाई, इस एक्ट के अंदर अगर किसी भी पर्सन को किसी रियल स्टेट प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग को बेचना या खरीदने में मदद करनी है और उसके बदले में कमीशन कमाना है, मतलब एजेंट बनना है, तो आप एजेंट का काम तभी कर सकते हो जब पहले आप अपने आप को क्या करवा लो, रजिस्टर करवा लो। कोई भी पर्सन रियल स्टेट एजेंट तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अपने प्रोजेक्ट को क्या ना करवा ले, रजिस्टर करवा ले। बिफोर फैसिलिटेटिंग एनी सेल और एनी परचेस, प्रोजेक्ट को पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। एजेंट का रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस भी वैसा ही है जैसा सेक्शन नंबर 4 में रियल स्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाने का प्रोसेस था। आपको एक एप्लीकेशन अथॉरिटी के पास फाइल करनी है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर। अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को या तो अप्रूव कर देगी या फिर रिजेक्ट कर देगी। अगर रिजेक्ट करेगी तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगी। अगर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड टाइम में कोई डिसीजन नहीं लेती है तो एप्लीकेशन डीम्ड अप्रूव हो जाती है। यहां पर टाइम दिया हुआ नहीं है पर 30 डेज का ही टाइम होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अगर एजेंट ने कोई भी कंडीशन वायलेट की तो उसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड या फिर रिवोक किया जा सकता है, जैसे रियल स्टेट प्रोजेक्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है, सेम वैसा का वैसा। देन कम सेक्शन नंबर 10, बहुत फालतू सा सेक्शन है, फंक्शंस ऑफ द रियल स्टेट एजेंट। ये जो रियल स्टेट एजेंट है सेक्शन नंबर 9 में, इसके क्या काम है, तो सेक्शन नंबर 10 ये बताता है कि हर रियल स्टेट एजेंट को तब तक काम ही नहीं करना है जब तक वो पहले अपने आप को क्या ना करवा ले, रजिस्टर करवा ले। दूसरा, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट बना करके रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर इंगेज नहीं होना है। उसे कोई भी फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट या फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट नहीं देना है, मतलब किसी को भी कोई झूठ नहीं बोलना है जब कोई प्लॉट या अपार्टमेंट बेच रहा है तब, और वो सारे दूसरे काम करना है जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। एंड शेल्फ डिस्चार्ज ऑल द अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। देन कम सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 इज फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर। थोड़ा सा जनरल सेक्शन है। सेक्शन नंबर 11 बात करता है कि प्रमोटर के क्या फंक्शंस एंड ड्यूटीज हैं। प्रमोटर का मतलब कौन? प्रमोटर का मतलब वो पर्सन जो प्लॉट या अपार्टमेंट बेचने का काम कर रहा है। तो प्रमोटर की क्या ड्यूटीज और फंक्शन है, तो सबसे पहले बोला है कि वेबसाइट के रिस्पेक्ट में आपकी क्या ड्यूटी है कि जैसे ही आपको सेक्शन नंबर 5 में क्या मिलते हैं, आईडी और पासवर्ड, वो आईडी पासवर्ड रिसीव करने के बाद आपको अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर अपना एक वेब पेज, मतलब एक वेब पेज, वेबसाइट के अंदर एक अपना पोर्टल क्रिएट करना है और उस पोर्टल के अंदर डालना है कि हमारे प्रोजेक्ट को अथॉरिटी ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। और क्वार्टरली अपडेट करना है कि कितने अपार्टमेंट आपने, कितने प्लॉट अपार्टमेंट आपने अभी तक इस क्वार्टर में बेचे हैं, कितने गैरेजेस आपकी बुक इस क्वार्टर में हो चुके हैं, कितने अथॉरिटी से अप्रूवल आप ऑलरेडी ले चुके हैं और कितनी अप्रूवल लेना अभी आपको बाकी है, क्या स्टेटस है प्रोजेक्ट का। क्वार्टरली, हर क्वार्टर में स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट अपडेट करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट पे डालनी है ताकि कोई भी अलॉटेड जब भी प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक करना चाहे वो अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाए और वहां पर आपके प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव कर ले। जब भी आप किसी को अलॉटमेंट लेटर या बुकिंग लेटर इशू करें तो उस समय पर अलॉटमेंट या बुकिंग लेटर के साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अलॉटी को सैंक्शन प्लान प्रोवाइड करें, लेआउट प्लान प्रोवाइड करें और कौन सी अथॉरिटी से अप्रूवल मिल चुका है और कौन सी अथॉरिटी से अप्रूवल मिलना बाकी है। ये सारी चीजें एक अलॉटी को देना प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ प्रमोटर ये भी बताएगा अलॉटी को कि हमारा प्रोजेक्ट कितनी स्टेजेस में कंप्लीट होगा, कब कब कौन सी स्टेज कंप्लीट होगी। साथ ही साथ में उसकी दूसरी ड्यूटी ये है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसे लेना पड़ेगा और जब एक बार प्रोजेक्ट बन जाए तो पोजीशन ट्रांसफर करे और बायर के साथ में, मतलब अलॉटी के साथ में मिलकर के कन्वेयंस डीड को एग्जीक्यूट करने का काम करे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? प्रमोटर की। एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से कम पर फिर भी पूछा तो जा सकता है। देन कम सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 है ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर रिगार्डिंग द वेरासिटी ऑफ द एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस। देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई भी प्रमोटर कोई एडवर्टीजमेंट या कोई प्रोस्पेक्टस इशू करता है तो ऐसे में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एडवर्टीजमेंट या प्रोस्पेक्टस के अंदर सिर्फ सच लिखे, सिर्फ सच 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 और सच के सिवा कुछ नहीं। अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट इशू किया और उसके अंदर झूठ लिखा हुआ था और बेचारे उस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर अगर किसी पर्सन ने आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया और बाद में उसका नुकसान हुआ तो आपको उसकी नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। आपने बोला कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट मुंबई की एक प्राइम लोकेशन है जहां से आपको बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो गोल्फ खेलते हुए दिखते हैं, ऐसा आपने एक एडवर्टीजमेंट के अंदर बताया। आपके इस एडवर्टीजमेंट से मैं काफी इंप्रेस हुआ और मैंने बोला कि वहां पर तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और बहुत सारे लोग आते होंगे, तो चलो मैं क्या कर लेता हूं, एक
अपार्टमेंट आपकी बिल्डिंग में बुक कर लेता हूं। इसके बेसिस पे मैंने आपके अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया और बाद में मुझे पता चला कि भाई वहां पर कोई गोल्फ कोर्ट तो अवेलेबल नहीं है, वहां पर तो पीछे से एक नाला निकल करके बस जाता है। तो ऐसे केस में आपने मेरे साथ धोखा किया। और धोखा क्यों हुआ? क्योंकि आपके प्रोस्पेक्टस और आपके एडवर्टीजमेंट में ट्रूथफुलनेस नहीं थी। तो अब प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना मेरा नुकसान हुआ है उस नुकसान की तुम मुझे भरपाई करके दो। वेयर अ पर्सन इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन एनी नोटिस, advertisement or prospectus and later suffer a loss due to any false, misleading or incorrect statement, the promoter must compensate that person। मुझे तुम्हारे झूठे एडवर्टीजमेंट की वजह से जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ अगर मैं अब उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ करना चाहूं तो तुम मुझे पूरा पैसा वापस करोगे, रिफंड करोगे पूरा अमाउंट, साथ साथ में तुम मुझे दोगे इंटरेस्ट और साथ साथ में मेरा जो दूसरा नुकसान हुआ है उसके लिए भी कंपनसेशन तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा। ऐसी बातें कहां लिखी है? सेक्शन नंबर 12 के अंदर। और ध्यान रखना सेक्शन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड देयर आर चांसेस कि शायद वापस भी ये आपकी एग्जाम में पूछें। देन कम सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है कि प्रमोटर किसी भी पर्सन से 10% से ज्यादा एडवांस नहीं ले सकता। क्या बोला? प्रमोटर किसी भी पर्सन से 10% से ज्यादा एडवांस नहीं ले सकता जब तक वो बायर के साथ में क्या ना बना ले, एग्रीमेंट फॉर सेल। क्या ना बना ले? एग्रीमेंट फॉर सेल। तो आप अगर कोई प्लॉट बेच रहे हैं, कोई अपार्टमेंट बेच रहे हैं, तो अगर आपको 10% तक एडवांस लेना है, अप टू 10% लेना है, तो अप टू 10% लेने के लिए तो कोई समस्या नहीं। पर अगर 10% से ज्यादा लेना हो तो ऐसे केस में आपको बायर के साथ बनाना पड़ता है क्या? एग्रीमेंट फॉर सेल। क्या बनाना पड़ता है? एग्रीमेंट फॉर सेल। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 प्रमोटर शेल नॉट टेक मोर देन 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ अपार्टमेंट एज एडवांस। आप 10% से ज्यादा एडवांस किसी भी प्लॉट के रिस्पेक्ट में नहीं ले सकते अनलेस, जब तक आप बायर के साथ में कोई रिटर्न एग्रीमेंट फॉर सेल ना बना ले। तो रिटर्न एग्रीमेंट फॉर सेल बनाओ और उसके बाद 10% से ज्यादा पैसा ले सकते हैं। जो एग्रीमेंट फॉर सेल आप बनाओगे बायर के साथ, अलॉटी के साथ में, उसके अंदर आपको लिखना है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से डेवलप होगा, उसके अंदर क्या इंटरनल और क्या एक्सटर्नल वर्क होगा, उसका पेमेंट का शेड्यूल कैसा होगा, आप पोजीशन किस दिन हैंडल करेंगे, उसकी डेट आपको बतानी पड़ेगी। अगर उस दिन आपने पोजीशन ट्रांसफर नहीं किया तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप उसे इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर उसने आपको समय समय पर पैसा नहीं दिया तो अलॉटी आपको कितना इंटरेस्ट पे करेगा। ये सारी बातें कहां लिखी होगी? एग्रीमेंट फॉर सेल के अंदर। तो अगर 10% से ज्यादा पैसा किसी से लेना है तो पहले एग्रीमेंट फॉर सेल बनाना कंपलसरी है। तो क्या सर 10% तक लेने के लिए कोई कागज नहीं बनाना पड़ता है? 10% तक कागज आप बनाते हैं और उस कागज का नाम होता है अलॉटमेंट लेटर। तो अगर एडवांस 10% तक है तो काम चल जाता है किससे? अलॉटमेंट लेटर से। पर जब 10% से ज्यादा है तो ऐसे केस में आपको बनाना पड़ता है एग्रीमेंट फॉर सेल। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। देन कम सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 अगर हम बात करें तो सिर्फ इतनी सी बात करता है कि सेक्शन नंबर 4 के अंदर जो आपने सैंक्शन प्लान करवाया था या जो आपने लेआउट प्लान दिया था, या सेक्शन नंबर 13 के अंदर आपने एग्रीमेंट फॉर सेल में जो लेआउट प्लान दिया था, जो सैंक्शन प्लान दिया था, उस प्लान के हिसाब से ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनना चाहिए। आप इस प्लान में बाद में कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर प्लान में कोई भी चेंज करना है तो पहले अलॉटी से पूछना पड़ेगा। जब तक अलॉटी आपको परमिशन ना दे दे तब तक आप प्लान को चेंज नहीं कर सकते। द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट मस्ट बी डेवलप्ड एंड कंप्लीटेड बाय प्रमोटर अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड का मतलब सैंक्शन प्लान एंड लेआउट एज अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी। सेक्शन नंबर 4 में जो आपने प्लान सबमिट किया था, जिसे सेक्शन नंबर 5 के अंदर अथॉरिटी ने क्या किया था? अप्रूव किया था। अब जो आपका प्लान है, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो उस प्लान के हिसाब से ही बनना चाहिए। आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ करना आपको अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हालांकि आप छेड़छाड़ आप प्लान में चेंज कर सकते हैं अगर आपको प्रायर कंसेंट कौन प्रोवाइड कर दे? अलॉटी। अगर आपने अलॉटी से पूछ लिया तो चेंजेस करना अलाउड है, पर जब तक अलॉटी से नहीं पूछोगे तब तक उसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कोई भी चेंज करना अलाउड नहीं। तो अगर मैंने कहीं पर किसी बिल्डिंग, किसी अपार्टमेंट के अंदर एक फ्लैट बुक किया था तो मेरे फ्लैट में क्या कोई चेंज करना अलाउड है? नहीं। जब तक आप मुझसे पूछोगे नहीं तब तक कोई भी चेंज करना अलाउड नहीं। पर सर चढ़ाव बदलना है, पहले चढ़ाव इधर से आ रहे थे, अब चढ़ाव इधर से आएंगे, तो क्या ये चेंज पूछना जरूरी है? तो आंसर इज यस कि पूछना तो पड़ेगा। पर पूछें किससे? क्योंकि चढ़ाव किसी एक पर्सन के तो नहीं, चढ़ाव तो उस बिल्डिंग के अंदर जितने लोग रहेंगे, जितने फ्लैट ओनर्स हैं, उन सभी के हैं। तो पूछना किससे? तो बोला है कि अगर कोई कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया का मतलब क्या होता है? कोई गार्डन,
कोई मंदिर, कोई चढ़ाव, टावर, स्टेयर्स, ये सब चीजें होती है कॉमन एरिया। और कॉमन एरिया में अगर चेंज करना है तो कॉमन एरिया को चेंज करने के लिए 2/3 ऑफ अलॉटी से पूछना पड़ता है। किससे पूछना पड़ता है? 2/3 ऑफ अलॉटी। अगर वहां पर 10 लोग ले रहे हैं तो 10 का 2/3 कितना होता है सर? 6.6। तो 6.5 इंसान तो होते नहीं, तो कितने होते हैं? 7। आप 7 लोगों से पूछ लो, 7 लोग अगर हाँ कर दे तो चढ़ाव की जगह बदली जा सकती है। तो अगर कॉमन एरिया में कोई भी चेंज आ रहा है तो मिनिमम कितने लोगों से पूछना है? 2/3 लोगों से पूछना पड़ेगा। और जब 2/3 काउंट किया जाए तो दो बातों का ध्यान रखा जाए। अगर वहां पर प्रमोटर ने कोई बुकिंग कर रखी हो खुद के लिए तो प्रमोटर को वोट नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर एक अलॉटी के 2 प्लॉट हैं, 3 प्लॉट हैं, तो भी उसे कितना कंसीडर किया जाएगा? एक ही बार कंसीडर किया जाएगा। इफ वन अलॉटी हैज द मल्टीपल प्लॉट ही शैल बी काउंटेड एज 1, उसे एक ही माना जाएगा। तो ध्यान रखना है, सेक्शन नंबर 14 ये बोलता है कि लेआउट प्लान, अप्रूव्ड प्लान में कोई भी चेंज करना अलाउड नहीं है। हालांकि चेंज कर सकते हैं जब अलॉटी हाँ कर दे तब, पर अगर कॉमन एरिया चेंज करना हो तो मिनिमम 2/3 से पूछ के किया जा सकता है। जब अलॉटी काउंट करें तो प्रमोटर को काउंट मत करना, और अगर किसी के पास मल्टीपल प्लॉट हो तो भी उसे सिंगल काउंट किया जाए। हालांकि अगर माइनर ऑल्ट्रेशन करना हो, माइनर एडिशन, छोटे मोटे चेंजेस करना हो तो छोटे मोटे चेंजेस किए जा सकते हैं। कब? जब छोटे मोटे चेंजेस करने का किसने बोला हो? इंजीनियर ने बोला हो, या फिर किसने बोला हो? अलॉटी ने खुद ने, या फिर आर्किटेक्चरल रीजन की वजह से अगर कोई चेंज किया जा रहा है तो वो चेंज किया जा सकता है। वो चेंज करने के लिए आपको अलॉटी से पूछने की जरूरत नहीं। हालांकि ध्यान रखना, हमने माइनर चेंजेस जो करना अलाउ किए हैं, तो माइनर चेंजेस का मतलब क्या होता है? माइनर चेंजेस में कभी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते हैं, जैसे कि हाइट बढ़ाना, जैसे कि वॉल चेंज करना, जैसे कि एंट्री चेंज करना, जैसे कि कोई भी वॉल में चेंज करना मतलब दीवार बदलना, कोई एंट्री चेंज करना, पहले दरवाजा यहां था अब दरवाजा यहां है, एग्जिट चेंज करना, इन सबको छोटे मोटे चेंज नहीं बोलते, ये कोई माइनर चेंज नहीं है। तो माइनर चेंज करने से पहले तो अलॉटी से पूछना पड़ेगा। पर अगर लाइट बोर्ड पहले यहां आ रहा था और अब लाइट बोर्ड थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो ये माइनर चेंजेस हैं। इन छोटे मोटे चेंजेस को बिना अलॉटी से पूछे किया जा सकता है। अभी भी सेक्शन नंबर 14 ही चल रहा है। सेक्शन नंबर 14 ये चल रहा है कि प्रमोटर ने काम किया, प्रमोटर ने आपको पोजीशन दे दिया, और पोजीशन देने के 5 साल के अंदर अंदर अगर आपके प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, कोई भी वर्कमैनशिप डिफेक्ट आता है, कोई भी क्वालिटी का इश्यू आता है, कोई भी सर्विस का इश्यू आता है, तो ऐसे केस में प्रमोटर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। और प्रमोटर 30 डेज के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर आपको सही करके देगा। आपने कहीं पर एक फ्लैट खरीदा और वो फ्लैट की दीवार में से पानी आने लग गया, तो अगर 5 सालों के अंदर अंदर ऐसा कुछ होता है तो ये प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्रक्चरल चेंज आपको वापस से सही करके दे। अगर उसने नहीं किया तो ऐसे केस में प्रमोटर को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। और प्रमोटर ये काम कितने दिनों के अंदर अंदर करेगा? 30 डेज के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर करेगा। सेक्शन नंबर 15, ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर इन केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रोजेक्ट टू थर्ड पार्टी। क्या प्रमोटर अपना प्रोजेक्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है? मतलब ऐसी बात है कि क्या प्रमोटर अपना प्रोजेक्ट किसी और को बेच सकता है क्या? आंसर इज नो। आप बिना अलॉटी से पूछे क्या नहीं कर सकते? अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट किसी और को ट्रांसफर करना है तो पहले आपको प्रमोटर से पूछना पड़ेगा और बाद में आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक आप इन दोनों लोगों से पूछ नहीं लेते तब तक आपको अलाउड नहीं है कि आप अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बेचें। तो प्रमोटर कैन नॉट ट्रांसफर और असाइन हिज राइट एंड लाइबिलिटी इन द प्रोजेक्ट अनलेस वो कंसेंट ले ले पहले किससे? अथॉरिटी से। और कंसेंट ले ले किससे? 2/3 ऑफ अलॉटी। यहां किसी एक से पूछने की जरूरत नहीं है, जितने टोटल अलॉटी उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में है उनमें से मिनिमम 2/3 से अप्रूवल ले लो। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? फिर अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को किसी और को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। हालांकि ध्यान रखना, अगर आप अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट किसी और को बेचते भी हैं तो उससे पहले जो ऑलरेडी आप सेलिंग कर चुके हैं उन सेलिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। सच ट्रांसफर शेल नॉट अफेक्ट द अलॉटमेंट और सेल मेड बाय ओरिजिनल प्रमोटर। ओरिजिनल प्रमोटर ने पहले से जो सेल कर रखा है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। इसके अलावा बोला गया है कि एक पर्सन को एक अलॉटी माना जाएगा अगर उसके पास मल्टीपल बुकिंग होगी, तो ये बात अपने को पहले से ही पता है। ध्यान रखना, अभी प्रोजेक्ट था एबीसी इंफ्रा वालों के पास में। किनके पास था? एबीसी इंफ्रा के पास। अब इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो डीईएफ इंफ्रा को दे दिया है। तो क्या टाइम में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। इन्होंने 5 साल के लिए प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाया था जिसमें से 4 साल हो चुके हैं, तो इनको कितना टाइम मिलेगा? मात्र 1 साल। प्रोजेक्ट का ट्रांसफर कर देने से टाइम नहीं बढ़ता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
देन कम सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 है ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर रिगार्डिंग इंश्योरेंस। प्रमोटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का क्या करवाए, इंश्योरेंस करवाए। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जो लैंड है, लैंड का इंश्योरेंस करवाए, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाए और कंस्ट्रक्शन का इंश्योरेंस करवाए। इंश्योरेंस करवा कौन रहा है, प्रमोटर, तो उसकी प्रीमियम भी कौन पे करेगा, प्रमोटर को ही पे करना पड़ेगा। पर जब एक बार एसोसिएशन बन जाएगा, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सोसाइटी। जैसे कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था जिसके अंदर 50 फ्लैट था, जब 50 में से 30-40 फ्लैट बिक जाएंगे तो ऐसे केस में जिन लोगों ने वो घर खरीदे होंगे, फ्लैट खरीदे होंगे, वो लोग मिलकर के आपस में एक सोसाइटी बना लेंगे जिसे एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बोलते हैं। तो एक बार एसोसिएशन बन गया तो वो इंश्योरेंस भी ट्रांसफर हो जाएगा किसको, एसोसिएशन को, और फिर उसकी प्रीमियम भी कौन पे करेगा, एसोसिएशन, वो रेसिडेंशियल सोसाइटी पे करेगा। मतलब अगर एक बार गोकुलधाम सोसाइटी बन गई तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, प्रीमियम पे करने की, गोकुलधाम सोसाइटी की, ना कि किसकी, प्रमोटर की। तो जैसे ही एसोसिएशन बन जाएगा, रियल एस्टेट का जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा। बेनिफिट एंड ओनरशिप ऑफ द इंश्योरेंस इज ट्रांसफर्ड टू अलॉटी और द एसोसिएशन व्हेन प्रमोटर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। जब कन्वेंस डीड बन जाएगी तो उसके बाद में फ्लैट का जो इंश्योरेंस है वो अलॉटी को ट्रांसफर हो जाएगा और कॉमन एरिया का जो इंश्योरेंस है वो एसोसिएशन के पास में ट्रांसफर हो जाएगा। और जब बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएंगे तो प्रीमियम भी आप ही को पे करनी पड़ेगी। देन कम सेक्शन नंबर 17, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल। सेक्शन नंबर 17 ये बोलता है कि प्रमोटर को एक रजिस्टर्ड कन्वेयंस डीड बनानी पड़ेगी। अरे भाई, सेल डीड तो बनानी पड़ेगी ना, जब आप प्रोजेक्ट ट्रांसफर करेंगे, किसको, अलॉटी को या फिर एसोसिएशन को। अगर मैंने कोई घर खरीदा है तो वो घर मेरे नाम पे तो तुमको करवाना ही पड़ेगा ना। तो मेरे नाम पर कब होगा, जब वो मेरा घर होगा, और कॉमन एरिया किसके पास चला जाएगा, एसोसिएशन के पास। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, प्रमोटर मस्ट हैंड ओवर द फिजिकल पोजीशन ऑफ अपार्टमेंट एंड प्लॉट टू अलॉटी एंड कॉमन एरिया टू एसोसिएशन इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जैसे ही नगर निगम से आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल जाए, हाथों हाथ फिजिकल पोजीशन उसी दिन सामने वाले को ट्रांसफर कर दो। और कागज पन्नों पे ट्रांसफर कब करवाना है, तो रजिस्टर द कन्वेयंस डीड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। आपको जो सेल एग्रीमेंट बनवाना है, जो रजिस्ट्री करवानी है, वो रजिस्ट्री आपको करवानी है 3 महीने के अंदर। और सारे डॉक्यूमेंट, कागज पन्ने, फिजिकल पोजीशन ऑफ कागज पन्ने कितने दिनों के अंदर देना है, 30 डेज के अंदर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन कम सेक्शन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 2 बार पूछ चुके हैं। सेक्शन नंबर 18 क्या बात करता है, रिटर्न ऑफ द अमाउंट एंड कंपनसेशन। देखो, अगर प्रमोटर ने प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं किया या फिर प्रमोटर ने टाइम पर पोजीशन ट्रांसफर नहीं किया, तो ऐसे केस में नॉन कंप्लीशन विद इन द टाइम, या फिर आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, या आपका लाइसेंस क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, या आपने बिजनेस क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, तो ऐसे केस में प्रमोटर को लाइबल, प्रमोटर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा कि भाई जब हमने तुमको पैसे दिए थे, जब हमने तुमको एडवांस दिया था, तो तुम्हारा काम था कि तुम गिवन टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, पर अगर तुमने प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं किया तो ये तुम्हारी गलती है। और तुम्हारी गलती होने के बाद मैं एज अ अलॉटी, मेरे पास में 2 राइट आएंगे। कौन कौन से 2 राइट आएंगे, सबसे पहला ये राइट आएंगे कि अगर अलॉटी प्रोजेक्ट में से विड्रॉ करना चाहे तो वो विड्रॉ कर सकता है और प्रमोटर को पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा, और साथ साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगा और साथ साथ में कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा। पर अगर मैं प्रोजेक्ट से विड्रॉ नहीं करना चाहूं, मैं तो बोल रहा हूं कि भाई तुम लेट हो गए ना, तो लेट ही सही, मुझे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, तो इफ अलॉटी डज नॉट वांट टू विड्रॉ, तो ऐसे केस में प्रमोटर प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा और इंटरेस्ट पे करेगा हर महीने तक। जितना डिले होगा, हर मंथ का डिले उसे पे करना पड़ेगा जब तक वो पोजीशन हैंडओवर ना कर दे। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 18 में एक और छोटी सी बात और लिखी है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी इसको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अगर बाद में पता चला कि लैंड का टाइटल कैसा निकला, डिफेक्टिव, तो उसमें भी जो नुकसान अगर कभी भी किसी अलॉटी को हुआ है तो वो नुकसान भी कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रमोटर की। क्यों, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 में याद करो, आपने एक डिक्लेरेशन दिया था कि ये जो लैंड है, इस लैंड का टाइटल मुझे बिलोंग करता है, इसके ऊपर कोई भी इनकम्बरेंस, इसके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएटेड नहीं है। तो बाद में अगर टाइटल डिफेक्टिव निकला तो ये प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनसेट करे टू द अलॉटी। देन कम सेक्शन नंबर 19, भैया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रमोटर की नहीं होगी, कुछ छोटा मोटा काम किसको भी करना पड़ेगा, अलॉटी को भी करना पड़ेगा। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द अलॉटी, तो सबसे पहले बोला है कि ये ड्यूटी है अलॉटी की या ये राइट है अलॉटी का कि वो सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान की डिटेल ऑब्टेन करे, स्पेसिफिकेशन ऑब्टेन करे,
वो पता करे कि प्रोजेक्ट कितने स्टेजेस में कंप्लीट होगा, कब कब कंप्लीट होगा। जब प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसका पोजीशन अपने पास में क्लेम कर ले। अगर प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं होता है तो रिफंड मांगने का राइट उसका है, इंटरेस्ट मांगने का राइट है उसका, कंपनसेशन मांगने का राइट है। साथ ही साथ वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट को रिसीव करने का भी उसके पास राइट है कि भाई कन्वेंस डीड मांगे। साथ ही साथ अलॉटी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर उसने टाइम पर पैसा नहीं पे किया। अलॉटी को पोजीशन लेना है कितने समय के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर पोजीशन लेना पड़ेगा। अलॉटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसोसिएशन बनाने में मदद करे, मतलब जो सोसाइटी बनेगी आपकी वो सोसाइटी बनाने में मदद आपको करनी पड़ेगी। और कन्वेंस डीड रजिस्ट्री बनाने में आप किसकी मदद करें, प्रमोटर की। ये प्रमोटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अलॉटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कन्वेंस डीड को एग्जीक्यूट करवाने में काम करे। यहां पे अपना खत्म होता है कौन सा, सेक्शन नंबर 19। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देन कम सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेरा, रेरा अथॉरिटी। देखो अगर आपको ध्यान हो तो इस एक्ट में अंदर हमने बहुत सी बार किसके बारे में बात की है कि ये डॉक्यूमेंट अथॉरिटी को सबमिट करना है, ये डॉक्यूमेंट रेरा के पास में सबमिट करना है। तो अथॉरिटी और रेरा जितनी भी बार हमने इस एक्ट के अंदर यूज किया है उसका मतलब है सेक्शन नंबर 20 में बनाई गई रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हमने जितनी भी बार इस चैप्टर में अथॉरिटी की बात की है उन सभी बार हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में। हर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी स्टेट में क्या बनाए, रेरा, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ताकि इस एक्ट को क्या किया जा सके, एडमिनिस्टर किया जा सके, मैनेज किया जा सके। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन द्वारा रेरा, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बनाएगी। देन कम सेक्शन नंबर 21। ये जो अथॉरिटी हमने बनाई है इस अथॉरिटी के अंदर होगा एक चेयरपर्सन और कम से कम कितने मेंबर, 2 और मोर मेंबर। ये जो पर्सन है चेयरपर्सन या ये जो पर्सन है मेंबर, उनको कम से कम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, चेयरपर्सन को 20 साल का, मेंबर को कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो चेयरपर्सन या मेंबर हैं इनको कितने समय के लिए कितने समय के लिए अपॉइंट किया है, सिर्फ 5 ईयर्स और एज ऑफ 50, एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। मतलब एक बार 5 साल कंप्लीट हो गए तो वापस से इन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, या फिर वो 65 के हो गए तो भी उन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, विच एवर इज अर्लियर। ये था सेक्शन नंबर 23। देन कम सेक्शन नंबर 31, फाइलिंग ऑफ द कंप्लेन विद द अथॉरिटी। अगर किसी भी पर्सन को कोई समस्या है, समस्या किसको हो सकती है, अलॉटी को हो सकती है, समस्या किसको हो सकती है, एजेंट को हो सकती है, प्रमोटर को हो सकती है। अगर किसी भी पर्सन को कोई समस्या है तो क्या कंप्लेन फाइल की जा सकती है? हाँ, अगर किसी भी पर्सन को कोई समस्या है तो वो रिटर्न कंप्लेन फाइल कर सकता है। और कंप्लेन कहां पर फाइल होगी, अथॉरिटी के पास में। कहां पर कंप्लेन फाइल होगी, अथॉरिटी के पास में। और कंप्लेन हमेशा कैसी होनी चाहिए, इन राइटिंग। आप कभी भी बोल करके कंप्लेन फाइल नहीं कर पाएंगे, राइटिंग में ही आपको कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी। देन कम नेक्स्ट सेक्शन नंबर 35। क्योंकि आपने 31 में क्या किए, एप्लीकेशन फाइल की है, तो सेक्शन नंबर 35 के अंदर अथॉरिटी का ये पावर है कि वो कंप्लेन को रिसीव करने के बाद किसी भी पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन मांग सकती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। अगर अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि प्रमोटर या अलॉटी या रियल स्टेट एजेंट सही से काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है, कोई भी उनके काम का एक्सप्लेनेशन मांग सकती है। साथ ही साथ वो किसी पर्सन को अपॉइंट करना चाहे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपॉइंट भी कर सकती है। अथॉरिटी के पास में सेम वैसे ही पावर है जैसे पावर किसके पास होते हैं, सिविल कोर्ट के पास। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को डिस्कवर करना, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना, किसी को भी समन भेजना, किसी से भी शपथ दिलवाना, एग्जामिनिंग एन ओथ, किसी को भी कोई कमीशन या डायरेक्शन इशू करना, ये सारे पावर जैसे सिविल कोर्ट के पास होते हैं वैसे ही पावर रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में भी होते हैं। सेक्शन नंबर 36 बात करता है इंतरिम ऑर्डर का कि भैया जब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं होता अथॉरिटी चाहे तो एक इंतरिम ऑर्डर इशू कर सकती है ताकि प्रमोटर को, एजेंट को, अलॉटी को जो गलत हो रहा है वो गलत होने से रोका जाए। रोकने के लिए इंतरिम ऑर्डर जब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं हो जाता तब तक पास किया जा सकता है। ध्यान रखना है, इंतरिम ऑर्डर जब पास होता है तो इंतरिम ऑर्डर के लिए कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा सेक्शन सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हम जितने चैप्टर पढ़ रहे हैं उन सभी चैप्टर के अंदर इंतरिम ऑर्डर वाला प्रोविजन जो है वो आता है। सेक्शन नंबर 37, पावर ऑफ अथॉरिटी टू इशू द डायरेक्शन। अथॉरिटी अगर चाहे तो इस एक्ट को एफिशिएंटली डिस्चार्ज करने के लिए किसी प्रमोटर, किसी एजेंट, किसी अलॉटी, किसी एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को कोई भी डायरेक्शन इशू करना चाहे तो वो डायरेक्शन इशू कर सकती है। ऐसा पावर उसे सेक्शन नंबर 37 के अंदर दिया हुआ
है। अब थोड़ा सा काम का है, ध्यान रखिए। सेक्शन नंबर 38 बात करता है पावर ऑफ अथॉरिटी के। बाद में सेक्शन नंबर 38 ये बोलता है कि अथॉरिटी के पास ये पावर है कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो वो उसके खिलाफ पेनल्टी लगा सकती है और उसके खिलाफ इंटरेस्ट लगा सकती है। अगर आपने किसी भी सेक्शन का वायलेशन किया तो अथॉरिटी आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है और इंटरेस्ट लगा सकती है। सेक्शन नंबर 39 रेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर। सेक्शन नंबर 39 ये बोलता है कि अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है, अथॉरिटी अपने ही पास किए हुए ऑर्डर को क्या कर सकती है, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, रिव्यू का मतलब क्या होता है, उसे चेंज करना। तो जो ऑर्डर अथॉरिटी ने पास किया है क्या उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? आंसर इज यस। रेक्टिफाई कितने समय में कर सकते हो सर? 2 साल के अंदर अंदर। जिस दिन ऑर्डर पास किया उसके 2 साल के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन सिर्फ किस चीज का होता है? वो चीज का जो एरर एपेरेंट ऑन द फेस हो। एरर एपेरेंट ऑन द फेस का मतलब क्या? साफ साफ पता चल रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई, आपको पेनल्टी लगानी थी सामने वाले के ऊपर 1 लाख रुपए और आपने गलती से पेनल्टी कितनी लगा दी? 10 लाख रुपए। ये आपको भी पता चल गया कि यार 1 0 अपने से गलती से ज्यादा लग गया है, तो 2 साल के अंदर अंदर आप उसे चेंज कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है, आप रिव्यू नहीं कर सकते अगर उसके अगेंस्ट में सामने से वाले ने क्या फाइल कर दी है? अपील। तो अगर अपील फाइल हो चुकी है तो फिर रिव्यू करने का पावर आपके पास से चला जाता है, प्रोवाइडेड नो अपील हैज बीन फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर। अगर अपील फाइल हो गई है तो अब रिव्यू करना आपको अलाउड नहीं। देन कम सेक्शन नंबर 40, थोड़ा सा लॉजिकल सेक्शन है, काफी समय बाद आया है। रिकवरी ऑफ द इंटरेस्ट और पेनल्टी और द कंपनसेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर। अब देखो ध्यान से सुनो, आपने इस एक्ट के किसी सेक्शन का क्या किया? नॉन कंप्लाइंस। अगर आपने इस एक्ट के किसी भी सेक्शन का नॉन कंप्लाइंस किया तो अथॉरिटी के पास सेक्शन 38 में यह पावर है कि वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है और आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा सकती है। तो आप इतने जाहिल हैं कि आपके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा दी तो आप वो पेनल्टी और इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे हो। तो वो पेनल्टी और इंटरेस्ट जो ऑर्डर की है आपको पे करने की, अगर आप वो पे नहीं करते हो तो उसे रिकवर करने के लिए अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो उस पेनल्टी और इंटरेस्ट को कैसे रिकवर करे, जैसे कि वो कोई लैंड रेवेन्यू का मतलब इट इज एन अनपेड लैंड टैक्स। जो जमीन का कर होता है अगर आप वो पे नहीं करते तो उसे जैसे रिकवर किया जाता है वैसे ही सेक्शन 38 वाले ऑर्डर को भी रिकवर किया जाएगा। सर इसे कैसे रिकवर किया जाता है? इसे रिकवर करने के लिए आपके ऊपर एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इसका मतलब है आपके पास जितनी भी असेट होगी उन असेट को बेच दिया जाएगा और अपना पैसा हम आपसे रिकवर करेंगे। ऐसा पावर होता है लैंड टैक्स को रिकवर करने का और ऐसा ही पावर होगा हमें इस एक्ट के अंदर जो ऑर्डर हमने 38 में पास किया है उसे भी रिकवर करने का। इसमें कोई खास बात नहीं, खास बात यहां पर है क्या अथॉरिटी के पास पावर है कि वो रिकवरी सर्टिफिकेट प्रिंसिपल अमाउंट के लिए भी इशू करे। सर इसका क्या मतलब है? देखो ध्यान से सुनना। आपने क्या किया? आपने एक पर्सन को बोला है कि मैं तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूंगा 1 साल के अंदर अंदर। क्या बोला आपने किसी को? कि मैं तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करके दूंगा। तो सामने वाले ने आपको पैसा दिया और आप 1 साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अथॉरिटी ने आपको क्या बोला है कि वो उसने जो आपको 2 लाख रुपए जमा किए थे वो 2 लाख रुपए वापस करो, साथ साथ में उसको 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे करो और साथ साथ में आप 5,000 का कंपनसेशन भी पे करो। मतलब टोटल पैसा आपको अलॉटी को कितने देना है? 2,35,000। कितना पैसा देना है? 2,35,000। ऐसा अथॉरिटी ने बोला किसको? प्रमोटर को, कि चलो भाई 2,35,000 पे करो। तो आपने ये 2,35,000 पे करने चाहिए प्रमोटर ने, पर प्रमोटर ने पे नहीं किया। तो अथॉरिटी ने बोला कि ठीक है, हम इसे कैसे रिकवर करेंगे? सेक्शन नंबर 40 के हिसाब से लैंड अरियर के रूप में। कैसे रिकवर करेंगे? लैंड अरियर। तो हम तुम्हारी 2,35,000 की एसेट बेच देंगे और 2,35,000 रिकवर कर लेंगे। तो जब आप ये रिकवर करने के लिए प्रमोटर के घर पर गए तो प्रमोटर ने क्या बोला कि मेरी एसेट बेचना चाहते हो तो बेचो, मेरी एसेट बेचना चाहते हो तो बेचो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 40 में यह राइट है कि तुम मेरी एसेट बेच सकते हो, पर मेरी एसेट सिर्फ कितने के लिए बेच सकते हो? 35,000 के लिए। कितने के लिए? 35,000 के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए एसेट बेचना अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 38 के वर्ड पढ़ो। सेक्शन नंबर 38 ये बोलता है कि अथॉरिटी के पास पावर है पेनल्टी और इंटरेस्ट को रिकवर करने का। प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में तो रिकवरी सर्टिफिकेट का लिखा हुआ ही नहीं है। यहां पर तो क्या लिखा हुआ है कि आप इंटरेस्ट, पेनल्टी,
कंपनसेशन अगर कोई पे ना करे तो उसके लिए रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हो। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट के लिए क्यों कर रहे हो? तो मामला कहां तक गया? मामला गया कोर्ट तक, और कोर्ट ने बोला कि ये क्या फालतू बातें लगा रखी है, अगर इस तरीके से हम एक्ट को इंटरप्रेट करेंगे तो एक्ट बनाने वाले का इंटेंशन ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स न्यूटेक प्रमोटर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के केस में ऐसा बोला गया कि प्लेन इंटरप्रिटेशन अगर आपने सेक्शन 40 का किया, जो बोलता है कि सिर्फ इंटरेस्ट, पेनल्टी और कंपनसेशन रिकवर किया जा सकता है, पर अगर आपने ऐसा उसे इंटरप्रेट किया तो रेरा बनाने का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि रेरा बनाने का पर्पस यह था कि लोगों को समय पर स्पीडी रिफंड मिले। तो अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर नहीं कर पाए तो फिर ये एक्ट बनाने का पर्पस क्या? इसीलिए माना गया कि प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा कंसीडर किया जाएगा जब भी सेक्शन नंबर 40 की बात होगी तब। क्या आई बात समझ में? 100% आई होगी। नहीं आई तो 1 मिनट के लिए पीछे जाओ और वापस से इसे देखो। सेक्शन नंबर 41, सेंट्रल गवर्नमेंट एक सीएसी बनाएगी जिसका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट को जब भी जरूरत पड़ेगी तो एडवाइस लेना है, रियल स्टेट सेक्टर के रिलेटेड कुछ भी एडवाइस लेनी होगी तो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल से ली जाएगी। इसका काम ही क्या होता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना। सेक्शन नंबर 43 है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रियल स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। भाई रियल स्टेट अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर अगर आपको पसंद नहीं आता है तो क्या उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल की जा सकती है? आंसर इज यस। और अपील हमेशा कहां फाइल होती है? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने का काम करेगी। किसी भी पर्सन को अगर अथॉरिटी का डिसीजन पसंद ना आए तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल कर सकता है। हालांकि ध्यान रखना, अपील फाइल करने से पहले आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। कितना? कम से कम 30%। जितनी पेनल्टी अथॉरिटी ने आपके ऊपर लगाई है, जितना ऑर्डर अमाउंट अथॉरिटी ने लगाया है, उसका 30% पैसा पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जमा करो। जब आप इतना पैसा जमा कर दोगे उसके बाद ही अथॉरिटी आपकी अपील को सुनने के लिए चलेगी, उसी के लिए आपको सुनने को तैयार किया जाएगा। सेक्शन नंबर 40 बोलता है कि जब अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करोगे तो एप्लीकेशन कितने दिनों में फाइल करनी है? 60 डेज के अंदर अंदर। जिस दिन अथॉरिटी ने डिसीजन पास किया उसके 60 डेज के अंदर अंदर अपील फाइल कर दो। अगर 60 डेज में आप अपील फाइल नहीं कर पाए तो आप सफिशिएंट कॉस्ट शो करना, तो उसके बाद भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लोगे। जब आप 60 डेज में एप्लीकेशन फाइल करोगे तो अगले 60 डेज के अंदर अंदर रियल स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल इस अपील को या तो एक्सेप्ट या तो एप्लीकेशन को क्या करेगा? डिस्पोज ऑफ करने का काम करेगा, या तो आपके फेवर में कोई डिसीजन लेगा या आपके अगेंस्ट में, पर जो भी डिसीजन अपीलेट ट्रिब्यूनल लेगा वो 60 डेज के अंदर अंदर होगा। डिस्पोज ऑफ अपील को किया जाएगा 60 डेज के अंदर अंदर। अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कितने लोग होंगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर एक होगा चेयरपर्सन और कम से कम 2 होल टाइम मेंबर। इसी से रिलेटेड सेक्शन दिया हुआ है कि ट्रिब्यूनल के क्या क्या पावर है। तो सेक्शन नंबर 53 बोलता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी वही पावर है जो पावर किसके पास होते हैं? सिविल कोर्ट के पास। जैसे कि किसी को भी समन करना, उसको बुलाना कोर्ट के अंदर, उसको कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना, कोई डॉक्यूमेंट को डिस्कवर करना, कोई एविडेंसेस रिसीव करना, कोई कमीशन इशू करना, या फिर अपने ही ऑर्डर को बाद में रिव्यू करने का पावर भी रियल स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल को दिया गया है। सेक्शन नंबर 56 बोलता है कि जब भी कोई प्रमोटर, जब भी कोई अलॉटी, जब भी कोई एजेंट को रियल स्टेट अथॉरिटी किसी भी प्रोसीडिंग्स में बुलाए तो या तो वो खुद जा सकता है या वो किसी सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट या प्रैक्टिशनर को भी भेज सकता है। सेक्शन नंबर 57 ये बात करता है कि अथॉरिटी ने या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अगर कोई भी ऑर्डर पास किया है तो उसे ऐसा ही माना जाए कि ये सिविल कोर्ट का ऑर्डर है। ध्यान रखना, अगर आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात भी समझ में नहीं आती है, सबसे पहले ऑर्डर पास किया किसने? अथॉरिटी ने। अथॉरिटी की बात पसंद नहीं आई तो आप कहां गए? अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात समझ में ना आए तो आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जाने का समय भी कितना है? 60 डेज ही माना गया है। ठीक है, फिर यहां से चालू होती है कुछ पेनल्टीज। सेक्शन नंबर 59 के बारे में, यहां से 59 से लेकर के सेक्शन नंबर 68 तक चलती है। इस एक्ट के अंदर कुछ पेनल्टी दी हुई है। सेक्शन नंबर 59 ये बात करता है कि अगर प्रमोटर ने डिफॉल्ट किया किसी चीज का, सेक्शन नंबर 3 का, मतलब उसने अपने प्रोजेक्ट को क्या नहीं करवाया? रजिस्टर नहीं करवाया, तो ऐसे केस में उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। कितनी? 10% ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर अथॉरिटी ने उसको नोटिस दिया कि अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवा लो और उसने फिर भी सेक्शन 3 का वायलेशन किया, मतलब बाद में भी प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं करवाया, तो ऐसे केस में आपको जेल भेज सकते हैं। कितना? 3 साल। और पेनल्टी लगा सकते हैं आपके ऊपर। कितनी? फर्दर 10%। मतलब ये 10% तो लगी हुई थी ही सही, और एडिशनल 10% भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। सेक्शन नंबर 60 बात करता है कि प्रमोटर ने अगर सेक्शन नंबर 4 का वायलेशन किया, मतलब जो एप्लीकेशन फाइल की थी सेक्शन नंबर 3 की वजह से, वो एप्लीकेशन में कोई झूठ बोला, कोई गलत बात बोली, तो ऐसे केस में प्रमोटर के ऊपर पेनल्टी लग सकती है। कितनी? 5% ऑफ द प्रोजेक्ट
कॉस्ट। सेक्शन नंबर 61 बात करता है कि अगर प्रमोटर ने कोई भी वॉयलेशन किया एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4, तो ऐसे केस में पेनल्टी लग सकती है कितनी, 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। जैसे कि मैंने यहां पर लिख रखा है कि अगर किसी पर्सन ने 70% ऑफ द पैसा अलग बैंक अकाउंट में जमा नहीं किया जो उसको करना था, तो ऐसे केस में उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है कितनी, 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सेक्शन नंबर 62 बोलता है कि अगर रियल स्टेट प्रोजेक्ट ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या फिर जो उसके फंक्शंस थे सेक्शन नंबर 10 में वो उसने पूरे नहीं किए, तो ऐसे केस में वो पेनल्टी लग सकती है 10,000 रुपीज पर डे की, जो मैक्सिमम हो सकती है कितनी, 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सेक्शन 63 बात करता है कि प्रमोटर ने अगर रियल स्टेट अथॉरिटी के किसी ऑर्डर को नहीं माना तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। सेक्शन 64 बात करता है कि प्रमोटर ने अगर ऑर्डर नहीं माना किसका, अपीलेट ट्रिब्यूनल का, तो उसको जेल जाना पड़ सकता है 3 साल और प्रोजेक्ट कॉस्ट लग सकती है उसके ऊपर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 10% भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर रियल स्टेट एजेंट ने अथॉरिटी की बात नहीं मानी तो 5%, अगर रियल स्टेट एजेंट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी तो 10% ऑफ द यूनिट और 1 साल तक की जेल। अगर अलॉटी ने अथॉरिटी की बात नहीं मानी तो 5% ऑफ द यूनिट, और अलॉटी ने अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी तो 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट और 1 साल तक की जेल। ऐसा उसके साथ किया जा सकता है। जितनी पेनल्टी याद हो उतनी पेनल्टी याद करने की कोशिश आपको करनी है। देन कम सेक्शन नंबर 69, ऑफेंसेस बाय द कंपनी। ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी ने इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया तो कंपनी का कॉन्ट्रावेंशन तो माना ही जाएगा, साथ साथ में माना जाएगा कि जो भी पर्सन इन्वॉल्व था उनकी भी गलती है। हालांकि अगर वो पर्सन प्रूव कर दे कि हमने तो ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया था, हमारी नॉलेज के बिना हुआ था, तो ऐसे केस में उन्हें छोड़ा जा सकता है। सेक्शन नंबर 70 बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस के बारे में। सेक्शन नंबर 70 ये बोलता है कि अगर आपने इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया तो अथॉरिटी आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। अथॉरिटी आपके ऊपर पेनल्टी का ऑर्डर पास करे उसके पहले ही आप गिड़ा के उनके पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि गलती हो गई, हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दो, पर हमारे ऊपर ज्यादा कार्रवाई चालू मत करो। तो कंपाउंडिंग करने का पावर भी दिया गया है। देन कम द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, Who has the power to adjudicate the compensation? अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो 4 चीजें होती है। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल अमाउंट। सबसे पहला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। सबसे पहला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। फिर एक होता है इंटरेस्ट, फिर एक होता है कंपनसेशन, एक होता है पेनल्टी, और एक होता है इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी। फिर एक होता है इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी। देखो, आपने किसी के साथ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एक बुकिंग करवाई और आपने उसको पे किया कितना, 2 लाख रुपए। कितना पे किया, 2 लाख, और उसने प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं किया, तो अथॉरिटी ने बोला 2 लाख रुपए वापस करो। सामने वाले को इंटरेस्ट दो कितना, 18,000। सामने वाले को कंपनसेशन दो कितना, 6,000। सामने वाले के साथ तुमने गलत किया इसलिए तुम अथॉरिटी को पेनल्टी पे करो, और तुम पेनल्टी पे करो लेट से 1 लाख रुपए। और क्योंकि तुमने पेनल्टी पे करने में लेट किया तो इस 1 लाख रुपए के अमाउंट के ऊपर 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करो। ठीक है, अब देखो ये 2 लाख रुपए, ये 18,000 रुपए, ये 1 लाख रुपए और ये 5,000 रुपए। ये जो अमाउंट है, ये सारे अमाउंट कौन डिसाइड करता है, अथॉरिटी। कौन डिसाइड करती है, अथॉरिटी। पर कंपनसेशन किसको कितना दिया जाएगा, कंपनसेशन डिसाइड करने का काम अथॉरिटी का नहीं है। अथॉरिटी के पास में पावर नहीं है कि वो कंपनसेशन ग्रांट करे। कंपनसेशन इशू करता है एओ। कौन इशू करता है, एओ। एओ का मतलब होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो इस एक्ट के अंदर एक अलग पर्सन है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। उस एडजुडिकेटिंग ऑर्डर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो क्या इशू कर सकता है, कंपनसेशन। कंपनसेशन किसी और पर्सन को इशू करना अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। Who has the power to adjudicate the compensation? तो it is to be noted that under this act, इस एक्ट के हिसाब से रेरा अथॉरिटी के पास पावर है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट का रिफंड ऑर्डर कर सकती है, वो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट दिलवा सकती है, वो पेनल्टी दे सकती है,
पेनल्टी के ऊपर इंटरेस्ट दे सकती है, पर रेरा के पास में ये पावर नहीं है कि वो क्या इशू करे, कंपनसेशन। कंपनसेशन सिर्फ कौन दे सकता है, ऑफिसर, और वो ऑफिसर कहां अपॉइंट किया जाता है, सेक्शन नंबर 71 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 71 में जो ऑफिसर है, सिर्फ उस ऑफिसर के पास ही पावर है कि वो कंपनसेशन इशू कर सकता है। कंपनसेशन सेक्शन 12 में इशू किया जा सकता है, 14 में इशू किया जा सकता है, 18 में इशू किया जा सकता है और 19 में इशू किया जा सकता है। तो अथॉरिटी एक से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो इंक्वायरी करेंगे और कंपनसेशन डिसाइड करेंगे 60 डेज के अंदर अंदर। इन लोगों के अलावा किसी और के पास पावर नहीं है कि वो कंपनसेशन दे दे। ध्यान रखना, अथॉरिटी कभी भी कंपनसेशन नहीं दे सकती। कंपनसेशन सिर्फ कौन दे सकता है, जिस पर्सन को 71 के अंदर अपॉइंट किया गया है। 71 में जिस पर्सन को अपॉइंट किया है, जब वो कंपनसेशन देगा तो वो कंपनसेशन देने से पहले किन बातों का ध्यान रहेगा कि प्रमोटर को कितना फायदा हुआ है अनफेयर करने के वजह से, अलॉटी को कितना नुकसान हुआ है, इस चीज को देखा जाएगा। तीसरा देखा जाएगा कि क्या प्रमोटर ऐसा बार बार करता है, क्या वो हैबिचुअल डिफॉल्टर है या फिर कोई दूसरा रिलेवेंट फैक्टर को भी देखा जा सकता है। इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है तो सिर्फ अथॉरिटी के पास में पावर है कि वो एक्शन ले सकती है। अथॉरिटी के अलावा किसी दूसरी कोर्ट को यह पावर नहीं है कि रेरा की कोई भी कंप्लेन किसी दूसरी अथॉरिटी के पास में फाइल की जा सके। ये अथॉरिटी भी कंप्लेन का कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, मतलब उसके ऊपर एक्शन तभी लेगी जब उसके पास में कोई राइटिंग में कंप्लेन फाइल होगी। जब तक राइटिंग में कंप्लेन नहीं आएगी तब तक अथॉरिटी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकती। अथॉरिटी चाहे तो अपना यह पावर किसी भी ऑफिसर को डेलीगेट करना चाहे तो डेलीगेट किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 88 ये बात करता है कि अगर आपने एप्लीकेशन इस एक्ट के अंदर फाइल कर दी और किसी दूसरे एक्ट में भी फाइल कर सकते हो तो दूसरे एक्ट में भी फाइल कर देना। यह एक्ट किसी दूसरे एक्ट को रोकता नहीं है, रादर मदद करने के लिए बनाया गया है। अगर इस एक्ट में या किसी दूसरे एक्ट में कोई भी क्या है, कॉन्ट्रावेंशन है, दोनों एक्ट अलग अलग बात करते हैं, दोनों एक्ट के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी है, तो ऐसे केस में रेरा एक्ट प्रिवेल जो करेगा। सेक्शन नंबर 90 बात करता है कि इस एक्ट के अंदर अगर किसी भी चेयरपर्सन, किसी भी मेंबर ने कोई डिसीजन लिया है तो उनके डिसीजन से नाखुश होकर के आप उनके खिलाफ कोई सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग तो बेचारे अपना सिर्फ फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे थे, उनकी तो कोई गलती नहीं। और यहां पर जाकर के हमारा सेक्शन नंबर 90 जो है वो कंप्लीट होता है और यहां पर पूरा रेरा रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। काफी सारे सेक्शन थे पर काफी बढ़िया तरीके से हम लोगों ने किए। कोशिश करिए कि आप इसमें से याद कम करें और समझें पूरा। जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। फटाफट से 5 मिनट के अंदर अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, ये प्रोजेक्टर को मैं एडजस्ट करता हूं। ठीक है, तो अभी तक दिसंबर 25 की एग्जाम तक इंस्टीट्यूट ने जितने भी क्वेश्चन रेरा चैप्टर से पूछे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन दिसंबर 2025 के एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा वो ये बोला है कि एक हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट लॉन्च की थी किसने, XYZ लिमिटेड ने, और प्रमोटर ने प्लॉट और अपार्टमेंट बेचना चालू कर दिया और उसे रजिस्टर नहीं करवाया। बताइए कितनी पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, कितनी पेनल्टी एप्लीकेबल होगी। तो सेक्शन नंबर 59 बोलता है कि अगर प्रमोटर ने प्रोजेक्ट चालू कर दिया, उसे रजिस्टर नहीं करवाया तो पेनल्टी लग सकती है कितनी, 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। और अगर कंटिन्यू हुआ तो ऐसे केस में फर्दर 10% और जेल भी जाना पड़ सकता है आपको 3 सालों के लिए। एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करी किसने, ABC लिमिटेड ने, और प्रमोटर ने एप्लीकेशन फाइल किया और एक एफिडेविट दिया और एफिडेविट में क्या लिखा कि 70% ऑफ द जो भी पैसा होगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का वो हम एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। बट एक्चुअली में ऐसा कोई अकाउंट कभी ओपन किया ही नहीं गया। मतलब आपने किसका वायलेशन किया है, आपने वायलेशन किया है सर सेक्शन नंबर 4 का, और सेक्शन नंबर 4 के वायलेशन की पेनल्टी होती है सेक्शन नंबर 60 में, जिसके हिसाब से 5% ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आपके ऊपर लगाया जा सकता है। फिर बात करें जून 25 की एग्जाम की, तो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया किसने, ABC लिमिटेड ने 2015 में, जो अभी भी चल रहा है और अभी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। और 1 मई 2016 के दिन रियल स्टेट सेक्टर 2016 का नया कानून आ गया। अब बताइए क्या ABC लिमिटेड को अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्या वो प्रोजेक्ट रजिस्टर एग्जम्प्ट है क्या? आंसर इज नो। अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो 3 महीने के अंदर अंदर
आपको प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना पड़ता है और कुछ प्रोजेक्ट एग्जाम्प्ट होते हैं, जैसे कि अगर वो स्मॉल प्रोजेक्ट हो या फिर उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका हो या फिर रेनोवेशन, रिपेयर या फिर रीडेवलपमेंट का काम हो और कोई नई अलॉटमेंट, कोई मार्केटिंग या कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होगी, तब। यही आंसर मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अगर आपको एक क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, इसके लिंक वहां पर अटैच है। फिर बात करें दिसंबर 24 की एग्जाम में, तो न्यू बिल्डर नाम का एक पर्सन है जिसने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया और एक प्रोस्पेक्टस और एक एडवर्टीजमेंट इशू किया और क्या बोला कि हमारे काफी स्पेशियस, मतलब काफी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं जिसमें से काफी अच्छा सीनिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये एडवर्टीजमेंट देख करके उमेश काफी इंप्रेस हुआ और उसने एक एडवांस पेमेंट कर दिया, अपार्टमेंट को बुक कर दिया। बाद में उसे पता चला कि जो एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था ऐसा तो वहां पर कुछ भी नहीं है, काफी सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी थी जो आपने एडवर्टीजमेंट में प्रॉमिस किया था। अब उमेश प्रोजेक्ट से विड्रॉ करना चाहता है, क्या उमेश ऐसा कर सकता है? तो पहला तो ये बताइए, ऑब्लिगेशन ऑफ द न्यू बिल्डर रिगार्डिंग द वेरासिटी। तो भाई ऑब्लिगेशन तो न्यू बिल्डर की ये है क्या कि आप सेक्शन नंबर 12 के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 12 ये बोलता है कि आपने जो भी एडवर्टीजमेंट दिया और उस एडवर्टीजमेंट के भरोसे अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है तो प्रमोटर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा और प्रमोटर कंपनसेट करेगा। क्या उमेश विड्रॉ कर सकता है? हाँ, अगर ऑलरेडी विड्रॉ करना चाहे तो उसे विड्रॉ करने का ऑप्शन भी है, उसे पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, कंपनसेशन पे किया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 24 की एग्जाम में राजीव नाम का एक पर्सन है जिसने एक हाउसिंग स्कीम के अंदर प्रोजेक्ट बुक किया और हाउसिंग स्कीम इसने लॉन्च करी थी, अल्फा टावर ने लॉन्च किया था और एक बुकिंग अमाउंट पे किया था और एक बायर एग्रीमेंट जो सेक्शन 13 में बनाना पड़ता है जिसे एग्रीमेंट फॉर सेल बोलते हैं वो उसने बना लिया। बायर एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि फ्लैट डिलीवर हो जाएगा 3 साल के अंदर अंदर, पर प्रोजेक्ट 5 साल तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब राजीव प्रोजेक्ट से विड्रॉ करना चाहता है, तो बताइए राजीव के पास क्या ऑप्शन है? और अगर राजीव विड्रॉ नहीं करता तो उस केस में उसके पास क्या रेमेडी है? तो सेक्शन नंबर 18 बोलता है कि अगर प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं होता है तो अलॉटी के पास में ये ऑप्शन है कि वो प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर ले और विड्रॉ करते वक्त पूरा प्रिंसिपल ले जाए, इंटरेस्ट ले जाए, कंपनसेशन ले जाए। अगर वो विड्रॉ नहीं करना चाहता तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा फॉर ईच मंथ ऑफ डिले। ऐसा हमने यहां पर क्लास में साथ में आंसर लिखा हुआ था। और इसी के साथ हमारा रियल स्टेट वाला जो चैप्टर था रेरा, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस चैप्टर को आपको आसानी से समझाने में कामयाब रहा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई भी डाउट वगैरह अगर आपको रहता है तो। और जो पीडीएफ है नोट्स की, वो पीडीएफ की नोट्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए हैं, तो आप वहां से लेना चाहें तो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत समस्या आपको रहे, कोई सजेशन आपका रहे तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लीगल मेट्रोलॉजी के चैप्टर में हम लोग अब मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।